सरस्वती साइंस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम थर्ड चैप्टर आनुवंशिकी का अध्ययन करेंगे। आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स। क्या है आनुवंशिकी और इसमें किस का अध्ययन किया जाता है। तो आनुवंशिकी मुख्य रूप में हम देखते हैं कि क्या होती है आनुवंशिकी। तो जीव विज्ञान की वह शाखा यानी जीव विज्ञान 10वीं तक तो हम पढ़ते हैं साइंस, और 10वीं के बाद में जब आगे का अध्ययन करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि एक बायोलॉजी होती है, यानी जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान सभी अलग अलग शाखा में बढ़ जाती है साइंस से। अब उसी में है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी की एक शाखा है, यानी बायोलॉजी किसको कहते हैं, जीव विज्ञान को। तो जीव विज्ञान की एक शाखा है आनुवंशिकी, जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं का। यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की आनुवंशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आनुवंशिकी बोलते हैं। क्या होती है आनुवंशिकी, यानी सजीवों के लक्षणों की आनुवंशिकता और उसकी विभिन्नताओं का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, आनुवंशिकी कहते हैं। इसमें किसका अध्ययन होगा, आनुवंशिकताओं का, यानी सजीवों में जो आनुवंशिक लक्षण पाए जाते हैं उनका संचरण किस प्रकार होता है और इसमें विभिन्नताएं किस प्रकार की पाई जाती है। तो आनुवंशिक शब्द यानी जेनेटिक शब्द है, उसकी उत्पत्ति किससे हुई है, उसकी उत्पत्ति हुई है आपकी जीन शब्द से। जीन शब्द किसका है, ग्रीक भाषा के। और जो जेनेटिक्स है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, बैटसन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने उसका प्रयोग किया। कब, 1905 के अंदर सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया गया। तो जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, बैटसन नामक वैज्ञानिक ने 1905 में। अब है आनुवंशिक लक्षण। क्या होते हैं आनुवंशिक लक्षण, यानी जनकों के जो लक्षण हैं, जनकों के यानी माता पिता के लक्षण संतति में संचरण क्या कहलाता है, वशांगति कहलाता है। यानी जनकों के जो लक्षण है वो संतति में क्या होना, संचरण होना क्या कहलाता है, वशांगति, या क्या कहलाता है, हेरिडिटी। और जो यही लक्षण जो जनकों के लक्षण संतति में संचरित होते हैं वही क्या कहलाते हैं, आपके आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। जो किससे प्राप्त हो, आपको माता पिता से प्राप्त, यानी जनकों से जो प्राप्त लक्षण है वही क्या है, आनुवंशिक लक्षण है। अब देखते हैं इसमें क्या आया, वशांगति, यानी जनकों के लक्षण जब संतति में संचरित होंगे वही क्या कहलाएंगे, आपके आनुवंशिक लक्षण, और उसका संचरण क्या कहलाता है, आपका वशांगति कहलाता है, यानी हेरिडिटी कहलाता है। अब जो हेरिडिटी है वो शब्द किसका बना, किसका प्रतिपादन, कुछ नहीं किया इसका प्रतिपादन, स्पेंसर नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका प्रतिपादन किया था। कब किया था इसका प्रतिपादन, 1863 में इसका प्रतिपादन हुआ। अब देखते हैं इसमें लैंगिक जनन के दौरान जीन विनिमय होने के कारण ही आपके जो लक्षण है जीवों में उसमें विभिन्नताएं पाई जाती है। यानी लैंगिक जनन के दौरान क्या होता है, जीन विनिमय होता है, उसमें उसी के कारण ही जीवों में विभिन्नताएं पाई जाती है। यानी एक ही जाति के जो जीव है उसमें क्या पाई जाती है, विभिन्नताएं। अब देखते हैं इसमें आगे मेंडलवाद। क्या है मेंडलवाद, तो अब देखते हैं जो आनुवंशिकी है उसके पिता किसको बोलते हैं, मेंडल को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आनुवंशिकी के पिता मेंडल को, क्योंकि मेंडल ने ही सर्वप्रथम आनुवंशिकी के लक्षणों को और इसके बारे में विस्तार से बताया था। तो देखते हैं इसमें क्या है मेंडलवाद। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेंडलवाद के बारे में कि मेंडल द्वारा उद्यान मटर प्रयोग किया गया। किस पर प्रयोग किया गया, उद्यान मटर पर। तो मेंडल द्वारा उद्यान मटर पर किए गए प्रयोगों के परिणामों के आधार पर आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया गया, और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मेंडलवाद बोलते हैं। यानी क्या होता है मेंडलवाद, कि मेंडल द्वारा उद्यान मटर पर प्रयोग किया गया और उन प्रयोगों का जो परिणाम निकला उसी के आधार पर मेंडल ने नियम दिए, और उन्हीं नियमों को हम क्या बोलते हैं, मेंडलवाद बोलते हैं। अब देखते हैं मेंडल कौन थे, इनका जीवन परिचय देखते हैं। तो मेंडल का पूरा नाम क्या है, ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या है इसका पूरा नाम, ग्रेगर जॉन मेंडल। जिसका जन्म कब हुआ था, उनका जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822 को, और कहाँ पर, ऑस्ट्रिया के हेजेनडॉर्फ प्रांत के सिलिथियन गांव में हुआ था। अब जो मेंडल थे उन्होंने 1842 में
दर्शन शास्त्र की डिग्री प्राप्त की। इसकी दर्शन शास्त्र की डिग्री प्राप्त की और उसके बाद में 1843 में क्या किया, ऑस्ट्रिया के ब्रुन शहर में, यानी ऑस्ट्रिया के ब्रुन शहर में एक चर्च थी, उस चर्च में क्या बने, पादरी। जिस प्रकार हमारे मंदिर होते हैं, मस्जिद होती है, उसी प्रकार जो ईसाई धर्म के लोग होते हैं उनकी क्या होती है, चर्च होती है, उनमें उनको क्या रखा गया, पादरी रखा गया। अब जो चर्च है उसमें उद्यान मटर, यानी किसमें, उद्यान मटर पर मेंडल है उन्होंने 7 वर्ष तक क्या किया, प्रयोग किया। कितने वर्षों तक, 7 वर्षों तक उसका प्रयोग किया। और 7 वर्ष कब से कब तक किया उन्होंने, 1856 से लेकर के 1863 के बीच में। अब जो मेंडल है उन्होंने 1865 में, यानी 7 वर्षों तक प्रयोग किए उद्यान मटर पर, और उद्यान मटर पर प्रयोग करने के बाद 7 वर्षों के बाद में उन्होंने निष्कर्ष निकाला उन सभी का, प्रयोगों का। कब, 1865 में एक ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष, इस संस्था के समक्ष उन्होंने एक शोध पत्र प्रस्तुत किया, जो कब किया गया, 1865 को। अब 6 जनवरी 1884 को इनको क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब देखिए कि इसका दुर्भाग्य क्या रहा मेंडल का दुर्भाग्य ये रहा कि लगभग 35 वर्षों तक इनके नियमों का कोई भी किसी ने मान्य नहीं किया। फिर क्या हुआ, दोबारा से इनकी खोज हुई और खोज होने के बाद में उनको प्रकाशन में किया गया। उसका अध्ययन आगे करेंगे। और अब देखते हैं हम कि मेंडल की सफलता के क्या कारण थे, क्या ऐसा रहस्य है जिसके कारण मेंडल को सफलता मिली। तो सबसे अच्छा मेन कारण क्या है इसका, कि सबसे पहला मेन कारण हम लिख सकते हैं कि मटर के पौधों का चयन करना, मटर के पादप का चयन करना इनकी सफलता का प्रमुख राज है एक। तो दूसरा क्या लिख सकते हैं कि मेंडल है उन्होंने एक समय में, यानी एक समय में एक ही प्रकार की लक्षण है उनकी विसंगति का अध्ययन किया। दूसरा क्या लिख सकते हैं कि मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण की विसंगति का क्या किया, अध्ययन किया। तीसरा क्या लिख सकते हैं कि सभी प्रयोगों के आंकड़ों का उन्होंने सावधानीपूर्वक सांख्यिकीय क्या किया, विश्लेषण किया। यानी 3 है उसके मेन कारण, 3 लिख सकते हैं। एक तो लिख सकते हैं कि मटर के पादप का चयन करना, दूसरा लिख सकते हैं कि एक ही समय में क्या करना, एक ही प्रकार के लक्षणों का अध्ययन करना, और तीसरा क्या लिख सकते हैं कि मेंडल ने सभी प्रयोग, जो भी प्रयोग किए उनके आंकड़ों का सावधानीपूर्वक क्या किया, सांख्यिकीय विश्लेषण रखा उन्होंने। अब देखते हैं कि उन्होंने मटर के पादप का ही चयन क्यों किया। ये क्वेश्चन है, अलग अलग बन सकते हैं कि एक तो मटर के मेंडल है उनकी सफलता के कारण पूछ सकते हैं, कई बार पूछा हुआ है। और पूछ सकते हैं कि मेंडल मटर के पौधों का ही चयन क्यों किया, यानी मटर के पादप का चयन करने का कारण क्या था मेंडल का। तो देखते हैं इसमें सबसे पहले उसका कारण क्या है कि मटर का जो पौधा होता है वो क्या होता है, 1 वर्षीय होता है। मटर का पौधा क्या होता है, 1 वर्षीय होने के कारण कम समय में, यानी कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। पहला कारण क्या है कि मटर का पौधा है वो 1 वर्षीय होता है। इस कारण क्या है कि कम समय में, एक समय में क्या है कि अनेक पीढ़ियों का अध्ययन उसका कर सकते हैं हम। दूसरा कारण क्या हो सकता है कि मेंडल जो मटर का पौधा है वो क्या होता है, द्विलिंगी पुष्प होता है मटर के पौधे में। उसके कारण इसमें क्या है कि एक द्विलिंगी, एक तो होता है एक लिंगी, एक होता है द्विलिंगी। एक लिंगी तो वो पुष्प होते हैं जिसमें क्या होता है, केवल एक ही लिंग पाया जाता है, जैसे नर भाग हो या क्या हो, मादा भाग। यदि किसी पुष्प के अंदर दोनों भाग पाए जाते हैं साथ में, कौन से, नर और मादा, उसको हम क्या बोलते हैं, द्विलिंगी पुष्प बोला जाता है। और जो द्विलिंगी पुष्प है आपके वो कौन से है, मटर के पौधे क्या है, मटर का पादप के जो पुष्प लगते हैं वो क्या होते हैं, द्विलिंगी। उसके कारण स्वपरागण के द्वारा समयुग्मजी पादपों का क्या है, अध्ययन किया जा सकता है। और क्या है इसमें और तीसरा कारण है कि कृत्रिम रूप से विपुषण विधि द्वारा परपरागण भी करवा सकते हैं। और क्या इसके कारण है कि अनेक विपर्यासी लक्षणों का जोड़े के रूप में पाया जाना भी इस मटर पौधे को चुनने का कारण था। 4 कारण हमने पढ़े। एक तो क्या है कि 1 वर्षीय होने के कारण कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा हमने पढ़ा कि द्विलिंग पुष्प होने के कारण उसमें स्वपरागण क्या है, स्वपरागण करवाया जा सकता है, जिसमें समयुग्मजी पादप को अध्ययन किया जा सकता है। और उसमें हमने पढ़ा कि विपुषण विधि के द्वारा क्या किया जा सकता है, परपरागण आसानी से किया जा सकता है।
और अनेक विपर्यासी लक्षणों का एक जोड़ों के रूप में पाए जाना भी क्या है, इसमें मटर के पौधे के चुनने का कारण है। अब देखते हैं आगे मेंडलवाद के पुनः खोजकर्ता, यानी मेंडलवाद है उनकी पुनः खोजकर्ता कौन है। तो मेंडलवाद हमने ये पढ़ा कि जो मेंडल है उनके 35 वर्षों तक, यानी दुर्भाग्य रहा मेंडल का कि 35 वर्षों तक उनके नियमों का प्रकाशन नहीं किया गया। इस कारण क्या हुआ, 35 वर्षों के बाद में 1900 में, लगभग 1900 में क्या हुआ, सन 1900 में 3 वैज्ञानिक थे, उन्होंने अलग अलग अध्ययन किया। कौन कौन से थे वो, एक तो थे ओलैंड के गुडब्रिज नामक वैज्ञानिक थे, दूसरे जर्मनी के कौन थे, कार्ल कोरेंस नामक वैज्ञानिक, और तीसरे कौन थे, ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन शेरमेक। यानी इन तीनों वैज्ञानिकों ने पुनः खोज की और इनको क्या बोलते हैं हम, मेंडलवाद की पुनः खोजकर्ता बोलते हैं इसको। तो कब की गई, 1900 में की गई। ये थे मेंडल के बारे में। अब हम देखते हैं आगे, अब इसके बाद में आगे हम देखते हैं कि जो अनेक प्रकार की शब्दावली है, उन्हीं के बाद में हम मेंडल के नियमों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले शब्दावली है आपकी जीन। जीन क्या है, तो जीन किसको बोलते हैं हम, कि वह कारक जो किसी एक लक्षण को क्या करता है, आपका नियंत्रण करता है, नियंत्रित करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। तो जीन की क्या परिभाषा है, कि वह कारक जो एक लक्षण को क्या करता है, नियंत्रित करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। मेंडल ने जीन को क्या बोला था, कारक बोला था, लेकिन जोहानसन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कारक को क्या नाम दिया, जीन नाम दिया। अब दूसरी परिभाषा आपकी युग्म विकल्पी। क्या होता है युग्म विकल्पी, यानी एलील मॉर्फ, एलील मॉर्फ या एलील भी बोलते हैं इसको। क्या होता है युग्म विकल्पी, कि एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के 2 विपर्यासी स्वरूपों को हम क्या बोलते हैं, युग्म विकल्पी बोलते हैं। युग्म यानी, युग्म का अर्थ होता है जोड़ा, जोड़े के रूप में, यानी एक लक्षण को नियंत्रित, यानी एक लक्षण को जब नियंत्रित कर, जब हमने जीन में क्या पढ़ा था, वह कारक जो क्या करता है, एक लक्षण को नियंत्रित करता है, उसमें तो जीन था। अब हम पढ़ रहे हैं कि एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के 2 विपर्यासी स्वरूप, यानी 2 अलग अलग स्वरूप है, उन्हीं के रूपों को, दोनों को हम क्या बोलते हैं, एक जोड़े के रूप में युग्म विकल्पी बोलते हैं। जैसे पौधे की जो लंबाई है उसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, ये इस प्रकार के पौधे की लंबाई और बोनेपन को, यानी पौधे की लंबाई है उसको कैसे, लंबे के रूप में बड़े टी को और बोने के रूप में छोटे टी को लिखते हैं। तो ये क्या है, इन युग्म विकल्पी है। अब देखते हैं समयुग्मजी। समयुग्मजी यानी होमोजाइगस क्या होता है, जीन है, यानी जीन के दोनों युग्म विकल्पी क्या हो, समान हो, यानी जब किसी जीन के दोनों युग्म विकल्पी क्या हो, एक समान ही हो, उसको हम क्या बोलते हैं, समयुग्मजी। समयुग्मजी का अर्थ क्या होता है, समान युग्म, यानी समान जोड़े। जैसे उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, लंबाई के लिए हम क्या लिखते हैं, दोनों बड़े टी लिखते हैं, तो ये क्या है, समयुग्मजी है। यदि दोनों क्या हो, छोटे टी हो, तो वो क्या है, समयुग्मजी बोना पौधा, और दोनों लंबे बड़े टी हो तो उसको क्या बोलेंगे, समयुग्मजी लंबे पौधे। अब देखते हैं विषम युग्मजी। समयुग्मजी के बाद में कौन सा आता है, विषम युग्मजी, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोजाइगस बोलते हैं। अब हेटेरोजाइगस या विषम युग्मजी क्या होते हैं, इसमें तो क्या थे, समान थे, इसमें क्या हो जाएंगे, असमान। सिर्फ इतना ही फर्क है इसमें, इसमें समान और इसमें क्या हो गई, असमान। यानी किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी है वो क्या हो, असमान हो, यानी अलग अलग हो, तो इसको क्या बोलेंगे, विषम युग्मजी। यानी एक तो क्या हो प्रभावी और दूसरा क्या हो अप्रभावी, इस प्रकार का हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, विषम युग्मजी। अब जो समयुग्मजी है उसको तो हम क्या बोलते हैं, शुद्ध, और विषम युग्मजी को क्या बोलते हैं, अशुद्ध। अब देखते हैं आगे लक्षण प्रारूप क्या होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइप बोलते हैं। लक्षण प्रारूप यानी बाहर सजीव की जो बाह्य प्रतीति होती है, बाह्य लक्षण होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लक्षण प्रारूप बोलते हैं। यानी सजीव की बाह्य लक्षण प्रतीति है या बाह्य लक्षण को प्रारूप के रूप में प्रदर्शित करना ही क्या है, लक्षण प्रारूप है। जैसे लंबे पौधों को इस प्रकार लिखना और इसी पर दोनों एक ही प्रकार से मानना ही क्या है, लक्षण प्रारूप। यानी बाहर से देखते हैं कि इसमें लंबाई, अब
दूसरा है जीन प्रारूप। जीन प्रारूप में क्या होता है, जीनोटाइप देखा जाता है उसका, यानी आंतरिक संरचना देखी जाती है। लक्षण प्रारूप में बाहर से देखते हैं, और जो जीन प्रारूप है उसको क्या जिसको आंतरिक संरचना देखते हैं, यानी सजीवों की आनुवंशिक रचना है उसी को हम क्या बोलते हैं, आनुवंशिक रचना ही क्या है, जीन प्रारूप है। इसमें शुद्ध लंबा पौधा, जैसे शुद्ध लंबे पौधे को इस प्रकार लिखेंगे और अशुद्ध लंबे को किस प्रकार लिखेंगे, इस प्रकार दर्शाएंगे। ये क्या है आपका जीन प्रारूप है। और इसमें क्या था, इसमें दोनों को एक प्रकार से दर्शा रहे थे कि ये सभी क्या है, ये भी लंबे मान रहे थे और ये भी क्या मान रहे थे, लंबे। इसमें क्या है कि इसको तो हम क्या मान रहे हैं, जीन प्रारूप में लंबे मान रहे हैं, शुद्ध लंबा, और इसको लंबा मान रहे हैं, लेकिन कौन सा, अशुद्ध लंबा। अब देखते हैं आगे की शब्दावली कौन सी है। इसके बाद में जो आपकी आगे की जो शब्दावली है वो कौन सी है, वो है आपका प्रभावी लक्षण। क्या होता है प्रभावी, यानी डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होता है। प्रभावी कैरेक्टर वो होता है, यानी लक्षण, वह लक्षण है जो F1 पीढ़ी में अपने आप को क्या कर पाता है, अभिव्यक्त कर पाता है, दर्शा पाता है या प्रकट कर पाता है, वही क्या है आपका लक्ष्य, प्रभावी लक्षण, यानी जो अपने आप को क्या कर सके, प्रकट कर सके, वही क्या है, प्रभावी। जैसे इसमें एक बड़ा टी है और एक छोटा टी है, ये बड़े वाला है, वही आपका क्या है, इसमें प्रभावी है। क्यों, क्योंकि इसको हम लंबा मान रहे हैं। अब देखते हैं अप्रभावी। अप्रभावी कौन सा होता है, जिसको बोलते हैं रिसेसिव कैरेक्टर होता है, उसको बोलते हैं अप्रभावी, यानी वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने आप को क्या है, अभिव्यक्त नहीं कर पाता है, वो कौन सा है, अप्रभावी लक्षण है। जैसे इसमें जो छोटे वाला टी है वो क्या किसमें होगा, अप्रभावी लक्षण में होगा, क्योंकि ये क्या है, छिपा रह जाता है अप्रभावी लक्षण। उसके बाद में देखते हैं आगे की है शब्दावली है एक संकरण संकरण, यानी क्या होता है, एक संकर संकरण। अब जो ये आपके चारों को चारों है वो एक ही जैसे है, कैसे, जैसे एक संकर संकरण है, उसमें क्या होगा, वह संकरण जिसमें एक ही लक्षणों की वसांगति का अध्ययन करते हैं उसको क्या बोलेंगे, एक संकर संकरण बोल देंगे। द्विसंकर संकरण किसको बोलेंगे, जिसमें क्या हो, वह संकरण जिसमें दो लक्षणों की वसांगति का अध्ययन करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, द्विसंकर संकरण बोल देंगे। और जिसमें तीन प्रकार के लक्षणों की वसांगति का अध्ययन करते हैं उसको त्रिसंकरण संकरण बोलेंगे। और जब 3 से ज़्यादा हो जाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, बहुसंकर संकरण, यानी वह संकरण जिसमें अनेक प्रकार के लक्षणों की वसांगति का अध्ययन करते हैं उसको हम क्या करते हैं, बहुसंकरण संकरण। एक संकरण में क्या होगा, एक लक्षण होगा, द्विसंकरण में दो हो जाएंगे, और त्रिसंकरण में 3 लक्षण हो जाएंगे, और बहुसंकरण में क्या हो जाएंगे, 3 से ज़्यादा। अब देखते हैं इसके बाद में आपका परीक्षण संकरण। क्या होता है परीक्षण संकरण, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। वह संकरण जिसमें क्या होता है, F1 पीढ़ी का संकरण प्रभावी, जो अप्रभावी लक्षण प्ररूप वाले जो जनक है उसी के साथ उसका क्रॉस करवाया जाता है, संकरण करवाया जाता है, वही क्या है, परीक्षण संकरण। क्या होता है परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस से, यानी वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण है वो अप्रभावी लक्षण प्ररूप वाले जनक के साथ करवाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, परीक्षण संकरण। अब है आपका संकर पुरुष या पश्च संकरण, यानी संकर पुरुष संकरण या पश्च संकरण, या कोई क्या बोलते हैं इसको, बैक क्रॉस। क्या होता है, F1 पीढ़ी का जब संकरण है दोनों जनकों में से किसी एक के साथ करवाया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, संकर पूर्वज संकरण या पश्च संकरण बोलते हैं। अब उसके बाद में आपका है व्युत्क्रम संकरण। व्युत्क्रम संकरण है वो क्या होता है, व्युत्क्रम संकरण है वो क्या होता है कि जब संकरण में क्या होता है, वह संकरण जिसमें ए पादप, यानी कोई ए पादप मान लिया, जैसे अपने लंबाई वाला शुद्ध लंबे वाला पादप माना है ए, और बी पादप आपने शुद्ध बोना माना है। तो इसमें देखो कि जब इसमें हम ए पादप है उसको नर मान लिया एक बार तो, और बी पादप को क्या मान लिया, मादा, और दूसरे संकरण में उसी को, जैसे ए है उनको तो हम क्या मान लेंगे, मादा मान लेंगे, और जो बी है उसको किस रूप में प्रयुक्त करते हैं, नर के रूप में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, व्युत्क्रम संकरण। यानी वह संकरण जिसमें ए पादप को नर के रूप में और बी पादप को मादा के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, और दूसरे ही संकरण में ए पादप को मादा के रूप में और बी को किसमें, नर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम संकरण बोलते हैं। अब इसके बाद में आपका जनक पीढ़ी। क्या होता है जनक पीढ़ी, जनक यानी माता पिता, यानी संतति
प्राप्त करने के लिए जिन पौधों का संकरण करवाया जाता है उसी को क्या बोला जाता है, जनक पीढ़ी बोला जाता है। जनक पीढ़ी कौन सी हुई, यानी संतति जिससे प्राप्त करते हैं उन्हीं, यानी संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों का संकरण करवाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, जनक पीढ़ी बोलते हैं। अब इसमें आगे है F1 पीढ़ी। क्या होती है F1 पीढ़ी, यानी जनकों के संकरण से प्राप्त जो पीढ़ी है सबसे पहले जो प्राप्त होती है आपको, यानी जनकों का जब संकरण करवाया जाता है, माता पिता का या जनक का संकरण करवाया जाता है तो उससे जो पीढ़ी प्राप्त होती है वो कौन सी होती है, F1 पीढ़ी होती है। फिर क्या करते हैं, जब F1 पीढ़ी का संकरण करवाते हैं तब आपको जो संतति प्राप्त होगी, जो पीढ़ी प्राप्त होगी वो कौन सी होगी, आपका F2 पीढ़ी। यानी F1 पीढ़ी तो कहाँ से प्राप्त हुई, जनकों से, और F2 पीढ़ी F1 पीढ़ी से प्राप्त होती है। उसके बाद में आपका है एक संकर अनुपात। क्या होता है एक संकर अनुपात है, एक संकरण अनुपात है वो क्या होता है कि एक संकरण से प्राप्त जो अनुपात है आपका वो क्या होता है, एक संकरण अनुपात। और द्विसंकरण से प्राप्त जो अनुपात है वो कौन सा, आपका द्विसंकरण अनुपात है। अब इसके बाद में हम देखते हैं मेंडल के नियम। तो मेंडल है, उन्हें कितने नियम दिए थे वसांगति के, मटर के आपने पढ़ा कि उद्यान मटर पर इन्होंने प्रयोग किया और प्रयोग करने के बाद में उन्होंने निष्कर्ष निकाल के 3 प्रकार के नियम दिए। कितने नियम दिए इन्होंने, मेंडल ने 3 नियम दिए। पहला नियम है इसका प्रभाविता का नियम। सेकंड नियम कौन सा है उसका, पृथक्करण का नियम या युग्मों की शुद्धता के नियम, या इसको बोलते हैं विसंयोजन का नियम भी बोलते हैं इनको। तीसरा जो नियम है वो कौन सा है, स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। 3 नियम दिए मेंडल ने। इनमें तीनों में सबसे पहला है आपका प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम है, उसमें क्या है देखो, आपका जो प्रभाविता का जो नियम है वो क्या है, एक संकर संकरण पर आधारित है। किस पर आधारित है, एक संकर संकरण पर आधारित है। ये देखते हैं क्या है। हमने क्या पढ़ा कि जब प्रभाविता के नियम में, इस नियम के अनुसार जब एक लक्षण के लिए विपर्यासी समयुग्मजी पादपों में संकरण करवाया जाता है तो वह लक्षण जो क्या है F1 पीढ़ी में क्या होता है, प्रकट होता है या हमें दिखाई देता है, वो तो कौन सा लक्षण होगा, प्रभावी लक्षण। और जो लक्षण F1 पीढ़ी में क्या रहता है, छुपा रहता है, वो कौन सा लक्षण होगा, अप्रभावी लक्षण। यही क्या है आपका प्रभाविता का नियम है। तो प्रभाविता के नियम में क्या है कि जब एक लक्षण के लिए, यानी कितने लक्षणों के लिए, जब एक लक्षणों के लिए विपर्यासी, यानी जब एक लक्षणों के लिए विपर्यासी समयुग्मजी पादपों में संकरण करवाया जाता है तो वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में क्या होता है, प्रकट होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रभावी लक्षण। और जो लक्षण F1 पीढ़ी में क्या रहता है, छुपा रहता है, उसको क्या बोलते हैं, अप्रभावी लक्षण कहते हैं। यह है आपका प्रभाविता का नियम। इसको देखते हैं किस प्रकार। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि इस प्रकार 2 पौधे लेते हैं हम, यानी 2 विपर्यासी, एक लक्षण के लिए आपको लेना है तो एक लक्षण कौन सा लिया आपने, लंबा लिया, लंबाई का लिया। तो लंबाई में एक तो लंबे पौधे लिए और दूसरे कौन से लिए, बोने पौधे। अब जो लंबे पौधे और बोने पौधे हैं इनके बीच में जब संकरण हम करवाते हैं तो आपको F1 पीढ़ी में कौन से प्राप्त होंगे, आपको F1 पीढ़ी में सभी लंबे प्राप्त होंगे। लेकिन जो लंबे प्राप्त होते हैं वो कौन से होते हैं, विषम युग्मजी लंबे, यानी अशुद्ध लंबे प्राप्त होते हैं F1 पीढ़ी में। तो हमने क्या पढ़ा कि जो लक्षण F1 पीढ़ी में दिखाई देता है, जो इस प्रकार का है, इसमें दिखाई कौन सा दे रहा है आपको, लंबाई वाला, यानी ये बड़ी टी है, ये लक्षण आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, प्रभावी। और छुपा कौन सा रह रहा है, ये छोटे टी वाला, ये कौन सा है, अप्रभावी। ये है आपका प्रभाविता के नियम। अब इसमें और आप क्या लिख सकते हो, इसमें आपको लिखना है, नीचे उदाहरण लिखिए, हम लिख सकते हैं कि हमने क्या लिया, 2 लंबे और एक बोने पौधे के बीच में जब संकरण करवाया तो F1 पीढ़ी में हमें सभी पौधे क्या है, लंबे विषम युग्मजी प्राप्त होते हैं। उसमें जो F1 पीढ़ी में दिखाई देता है या अपने लक्षण को प्रकट करता है वो तो प्रभावी है, और जो छुपा रहता है वो कौन सा है, अप्रभावी। यही क्या है आपका प्रभाविता का नियम। और आगे के जो नियम है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।